हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर हमारा क्या है, देखो यहाँ पे जो पूरा जो टॉपिक था हम लोगों ने उस टाइम पे बात की थी। कल हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि टॉपिक के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी दैट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन की टर्म्स एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने दो चीज़ देखी थी, क्या, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid and factors affecting solubility of gases in liquid। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। कल मोर एम्फोसाइज किया था हम लोगों ने मोलैरिटी पे और मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, आज हम लोग को इसके आगे की बात करनी है। इसके आगे की बात क्या है ये समझना है यहाँ पे सब लोग। टोटल मेरा जो चैप्टर है, मेनली जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, मेनली अगर मैं बात करूँ तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला टाइप का सॉल्यूशन होता है गैस इन लिक्विड। मीन्स जब किसी गैस को लिक्विड के अंदर हम लोग डालेंगे तो ये मेरा पहला टाइप का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है मेरा लिक्विड इन लिक्विड, मतलब एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में डालेंगे, सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन। एंड तीसरा टाइप का मेरा जो सॉल्यूशन है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है? अब मैं मेन मुद्दे की अगर मैं बात करूं, पेपर में मेजोरिटी टाइम जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, या मैं बोलूँ कि ये जो तीन टॉपिक है दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। इससे पहले जो भी हम लोगों ने बात की, क्या बोलते हैं, ये वाली कौन सी थी, कंसंट्रेशन टर्म्स वाली, फिर सॉल्युबिलिटी वाली, ये सब इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है ये तीन टॉपिक, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इसके टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आज जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, दो तीन स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ की किताब में, वो दो तीन स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है और क्या उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। क्लियर है? फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, हेडिंग डालेंगे सब लोग, गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। ये टोटल तीन टाइप के मेरे सॉल्यूशन थे। अब इसमें सबसे पहला टाइप का सॉल्यूशन है दैट इज गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आ गया मेरे पास में गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस एंड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। अब एक चीज समझना है आपको, गैस एंड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन में एक चीज समझना। कल हम लोगों ने एक बात की थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। पहला नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर एंड तीसरा प्रेशर। की थी ये बात पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो नेचर है, अगर पोलर गैस होगी तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा क्या बोलते हैं सॉल्युबल होगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगी। टेम्परेचर की बात करता हूँ, विद राइजिंग टेम्परेचर गैस जो है वो लाइट बनती है, मतलब ऊपर की ओर उठेगी। विद राइजिंग टेम्परेचर गैस ऊपर की ओर उठेगी एंड हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। विद इंक्रीज इन प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतनी ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल। कल हम लोगों ने देखा था शायद पिछले वीडियो में कि ये वाला जो था हमारे पास में, ये यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स थे। फिर अगर मैं पिस्टन को और दबा देता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है एंड हेंस उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो विद राइज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, विद राइज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब यहीं से पूरा मुद्दा स्टार्ट होता है हमारा किस चीज़ का, गैस इन लिक्विड टाइप का। तो गैस एंड लिक्विड के अंदर जो पूरा का पूरी कहानी अब जो स्टार्ट होगी हमारी, वो स्टार्ट होगी प्रेशर वाले टर्म से। ठीक है, अब भाई यहाँ पे क्या आता है, यही बात है कि ये काम किसने किया, ये काम किया हेनरी ने, हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ की जो किताब में एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन और लिक्विड। सॉल्युबिलिटी समझना इस डेफिनेशन को, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस is directly proportional to is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid or सॉल्यूशन। ये चीज बोली हेनरी ने।
solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid or solution. इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो समझना है आप एक चीज। लेट सपोज मैंने बोला एक बीकर है मेरे पास में, ये रहा बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर मेरे पास में पहले तो टोटल यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है या लिक्विड है कोई, जैसे वाटर मान लिया, ठीक है। और ऊपर मेरे पास में दो टाइप की गैसेज है, टोटल मेरे पास दो टाइप की गैसेज है ऊपर। पहली गैस मेरे पास मान लेते हैं ये रही, ये पहली गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और दूसरे टाइप की जो गैस है वो मेरे पास ये रही, ठीक है। अब देखने से ही तुमको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि कौन सी गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो रेड वाले मैंने बनाया है उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है एंड हेंस उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर मतलब इस लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगी। आप समझते हैं। अच्छा, पहली टर्म ये है कि पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। लेट सपोज एक बीकर है, बीकर के अंदर दो टाइप की गैसेज हैं, एक ए और एक बी। तो एक बीकर के अंदर अगर दो टाइप की गैसेज है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज आर इन रैंडम मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से जो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर इधर घूम रहे होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स इधर इधर घूम रहे होंगे, एंड व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एग्जैक्ट प्रेशर। तो मान लेते हैं कि प्रेशर जो ए के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनका प्रेशर ए है और दूसरे वाला का प्रेशर क्या है, पी। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड दिस पी एंड पी बी आर नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास में दो गैसेज है, एक रेड वाली दैट इज ए गैस और एक ग्रीन वाली दैट इज बी गैस। तो मेरे पास में टोटल दो टाइप की गैसेज है, इनके सबके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे होंगे एंड हेंस ए का प्रेशर है पी ए का प्रेशर है पी ए, बी का प्रेशर है पी बी। क्लियर है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मीन्स मैं बोल सकता हूँ एक टाइप से उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा एंड हेंस उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। एक चीज़ हरदम याद रखना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा जिस गैस का उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा एंड हेंस उस पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा या किसी भी लिक्विड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। आई रिपीट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड और सॉल्यूशन। इस लिक्विड के ऊपर जो भी गैसेज हैं उसमें जिसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये मेरी हेनरीज लॉ की सबसे पहली डेफिनेशन है। हेनरीज लॉ की दो तीन स्टेटमेंट है, ये उनमें से एक स्टेटमेंट है। आएगा समझ में? सब लोग लिख लो इसको जल्दी से। चलो आगे की बात करते हैं। अगली जो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है उसी से आगे एक चीज निकाली जा सकती है, क्या कि मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना आप सब लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, सब लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व लिख सकते हैं उसको, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to its partial pressure। कुछ सोचो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड मतलब यहां से जितनी भी गैस डिजॉल्व होगी, देखो अब इसके अंदर ए और बी गैस थी ऊपर, तो कुछ ए गैस इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ बी गैस इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। कौन सी वाली का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा डिजॉल्व हुई, और ज़्यादा डिजॉल्व कौन सी होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड मतलब जो गैस को देखो भाई, अगर यहाँ पे ए और बी दो गैस थी तो इसके अंदर डिजॉल्व भी तो हो जाएगी कुछ गैस। तो ये ए वाली डिजॉल्व होगी, ये हरे वाली, मान लेते हैं कुछ गैस मेरी ए डिजॉल्व होगी और कुछ गैस मेरी बी डिजॉल्व होगी, तो ये मेरी बी की गैस रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, कि यहाँ पे जो गैस डिजॉल्व हुई तो कौन सी गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। जिसका पार्शियल प्रेशर कम है वो कम डिजॉल्व होगी, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी। ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है। पहली थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड और द सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन के ऊपर जिसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी।
दूसरा बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड, इसके अंदर जो गैस डिजॉल्व हुई है तो कौन सी ज़्यादा डिजॉल्व हुई होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ऊपर ज़्यादा था। बात एक ही है, बस लिखने के दो अलग अलग तरीके। लिख लो इसको जल्दी से, फिर आप करते हैं। चलो नेक्स्ट, अगली जो स्टेटमेंट है वो ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस लिखता हूं मैं यहां पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, इन वेपर फेज is proportional is proportional to the mole fraction in liquid। ठीक है, partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in liquid। लिक्विड को तुम सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखो यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज ये रहा, वेपर फेज मतलब जो गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अब गैस दो जगह पे, एक गैस का फेज वो है जो इसके अंदर डिजॉल्व है, और एक गैस का फेज वो है जो वहां ऊपर वेपर में है। क्लियर है, दो टाइप में है गैस, एक गैस जो इसके अंदर डिजॉल्व है और एक गैस ऊपर है। तो ये क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन लिक्विड, इसमें जो लिक्विड के अंदर जितनी डिजॉल्व है गैस उसके प्रोपोर्शनल होगा। अभी तो यही पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर और द पार्शियल प्रेशर। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसी चीज को उल्टे तरीके से बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। समझे क्या ये चीज? तीनों ही स्टेटमेंट हमारी हेनरीज लॉ बताती है। जो सबसे ज्यादा लिखी जाती है स्टेटमेंट वो ये वाली है, पेपर के अंदर ये वाली स्टेटमेंट लिखोगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द लिक्विड और द सॉल्यूशन। आई बात समझ में सब लोग? चलो आगे की बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसका। चलो उसके आगे की बात करता हूँ। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसका, क्या बोलते हैं अपने हेनरीज लॉ का, समझना। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे प्लस उसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो हेनरीज लॉ ने क्या बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब देखो यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर मेरे पास में लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक बीकर के अंदर मेरे पास में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मेरे पास में गैसेस हैं, दो टाइप की गैसेस हैं मेरे पास। पहली गैस ये वाली है, ए गैस, ठीक है। दूसरी गैस कौन सी मेरे पास, बी, तो ये रही मेरे पास में बी गैस, ठीक है। अब एक चीज समझो, कुछ गैस यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, तो रेड वाली कुछ गैस डिसॉल्व होगी, मान लेते हैं। ग्रीन वाली के कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब दो गैस है ए और बी, ग्रीन वाली के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। अब जितनी गैस यहाँ पे डिसॉल्व होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। और मैं बोल सकता हूँ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होंगे, मतलब जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, वो इसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल छोड़ो, फ्रैक्शन समझो। फ्रैक्शन क्या होता है भाई, क्लास में अगर ज़्यादा लड़कियाँ होंगी एज कम्पेयर टू बॉयज तो उनका फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, एंड क्लास में अगर ज़्यादा लड़के होंगे तो उनका फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। लेट सपोज अगर 10 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बॉयज़ का, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ का फ्रैक्शन हो गया 10/30, गर्ल्स का फ्रैक्शन हो गया 20/30। तो अगर नंबर ज़्यादा है तो उनका फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, आया ना। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ पे मेरे पास में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ग्रीन वाली गैस का, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा एंड हेंस मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर इधर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन उसी का ज़्यादा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ऑफ जो भी गैस हो, चाहे ए बोल दो उसको या आई बोल दो, प्रेशर ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दिस फेज। समझे? इधर पे जितना डिसॉल्व है उसका मोल फ्रैक्शन ये रहा, पार्शियल प्रेशर इसका है। जो गैस डिसॉल्व होगी, जो गैस
डिजोल्व होगी उसका जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो दैट इज पी ए इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे, दैट इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेयर के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। इजी, P इज इक्वल टू, अरे पी ए ना लिख करके उससे इतना लिख सकते हो, P इक्वल टू के, P इज प्रोपोर्शनल टू X, देयरफॉर P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये तुम्हारा आ गया मैथमेटिकल टर्म। अच्छा जी, अगर अब मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, ठीक है, ये है मेरा P प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो वाई एक्सिस पे मैंने बना दिया पार्शियल प्रेशर, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे मैंने बना दिया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो खुद सोचो, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। वाई एक्सिस पे प्रेशर है तो यहाँ मैंने लिखा वाई, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है तो एक्स एक्सिस की जगह मैं एक्स लिख रहा हूँ, ये एक्स मतलब एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल सकता हूँ एम। तो ये किस चीज़ की इक्वेशन बन गई, लाइन की, वाई इक्वल टू एम एक्स विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक ऐसी लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हेंस इसका जो ग्राफ जाएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। चाहे ऐसे जा सकता है चाहे ऐसे जा सकता है, इसकी मर्जी, इजी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के एच। अच्छा, इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा मैथमेटिकली। स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है, टेन थीटा। एंड अगर लाइन की इक्वेशन से देखो तो स्लोप y इक्वल टू एम एक्स में एम स्लोप होता है। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, एम की वैल्यू किसके बराबर है, के एच, तो यहाँ पे आएगा के एच, आएगा समझ में। मीन्स इस ग्राफ का पी का, दैट इज पार्शियल प्रेशर का, और जो मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर आएगा। आई बात समझ में सबको? एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो भाई क्या बोला गया था कि जितना मोल फ्रैक्शन इसमें, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिजोल्व हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी खोला हमने, दैट इज इक्वल टू पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेयर के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। आ गया भाई, ये मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, कैसे बना दिया ग्राफ, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वाई एक्सिस पे मैंने पार्शियल प्रेशर रखा है तो वाई, पी की जगह पर वाई रख दिया, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है तो वहाँ एक्स रख दिया। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, दिस इज वाई इक्वल टू एम एक्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो, देयरफॉर इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, के एच। अब देखो इसको कहाँ यूज करेंगे, अब खुद सोचो तुम लोग। लेट सपोज मैंने तुमको दो दे दिए, यहाँ पे P दिया दैट इज पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे X दिया, और मैंने तुमको दो ग्राफ दे दिए, एक ग्राफ दे दिया ये वाला, एक ग्राफ दे दिया ये वाला, दिस इज ए दिस इज बी। बताओ किसके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी हेनरीज कांस्टेंट भी ज़्यादा है, देयरफॉर के एच ऑफ ए दैट इज हेनरीज कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर दैन हेनरीज कांस्टेंट ऑफ बी। इससे आगे हम लोग एक चीज़ निकालेंगे अगले स्टेप में, तब बता दो एक चीज़, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन हेनरीज कांस्टेंट ऑफ बी। अभी के लिए इतना लिख के रखो, ठीक है। चलो आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। अब ये चीज लिख के रखी तुम लोगों ने, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं बोल रहा हूँ P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स का मतलब है सॉल्युबिलिटी, भाई जितने ज़्यादा मोल्स हैं उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, तो एक्स का एक टाइप से मीनिंग है सॉल्युबिलिटी, जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल है उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। अब अगर मैंने प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, मतलब ये पार्ट कांस्टेंट है, देयरफॉर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। एक्स मतलब सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी देखो x मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, बट जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। और जिसके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और जिसके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये चीज़ याद रखना, कब, जब कांस्टेंट प्रेशर है। आई रिपीट, भाई इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसके नीचे आ जाएगा, तो P बाई के एच, बट ये तो कांस्टेंट है, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के एच, दैट इज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। x मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके अंदर, जितना डिसॉल्व हो गया उसका मोल फ्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, जो चीज़ डिसॉल्व होगी। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होगी,
हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। आई रिपीट, अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। देख लो, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि प्रेशर और इसका ग्राफ ये गया, इसका मतलब कि एच की हेनरीज कांस्टेंट की सॉल्युबिलिटी सॉरी है हेनरीज कांस्टेंट ए का ज़्यादा है बी का कम है। क्यों? ग्राफ था पार्शियल प्रेशर और इसके बीच का, क्या बोलते हैं ये मोल फ्रैक्शन के बीच का, दो के लिए, ए के लिए और बी के लिए। ए का स्लोप ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है? हेनरीज कांस्टेंट। मतलब ए का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है, बी का हेनरीज कांस्टेंट कम है। बट अभी हमने देखा हेनरीज कांस्टेंट तो सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है? इन्वर्सली। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ बी। ये आ गया तुम्हारा। मीन्स पेपर के अंदर ये ग्राफ देख करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। पहले तो याद रखो कि यहाँ अगर वाई एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, तो भाई उसका जो ग्राफ का स्लोप होगा दैट विल गिव हेनरीज कांस्टेंट। जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसका हेनरीज कांस्टेंट कम है। पहले ये समझ आया। दूसरी चीज़, अगर हेनरीज कांस्टेंट ए का ज़्यादा है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसका हेनरीज कांस्टेंट का बी का कम है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई बात? देखो उसको जल्दी से। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान देना। अगला है हमारे पास में, ध्यान देंगे। अब ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट की बात, ठीक है। हेनरीज लॉ की बात होगी कि हेनरीज लॉ की 2-3 स्टेटमेंट उनका क्या मीनिंग है। हेनरीज कांस्टेंट की बात होगी। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ, पेपर के अंदर असेशन रीजन में या फिर एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चन आता है, हेनरीज लॉ, ठीक है। सबसे पहला CO2 is filled या कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड under high pressure, क्यों भाई? to increase solubility of CO2 in cold drinks, ठीक है। मीन्स देखो, जब वो जो बॉटल होती है हमारी, जब हम लोग उसको खोलते हैं तो एकदम से फिज आवाज आती है। इसका मीनिंग यही है कि जब उसको सील किया गया होगा तो उसके अंदर जो CO2 है अच्छे खासे प्रेशर पे भरी हुई होगी, मतलब अच्छे से दबा करके प्रेशर दिया होगा, उसके बाद बॉटल को सील किया गया होगा। क्यों भाई? कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। क्यों? हेनरीज लॉ क्या बोलता है? जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ऊपर से गैसेस का, उतनी ज़्यादा क्या होगी इसके अंदर? सॉल्युबिलिटी। एंड हेंस जहाँ हाई प्रेशर के अंदर उसको भरा जाता है। क्लियर है चीज़? सेकंड चीज़ समझना है यहाँ पे सब लोग, सेकंड चीज़ समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सॉरी एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 है, किताब में देखना तुम लोग वहाँ पे। एक तो हो गया कोल्ड ड्रिंक का, हो गया। अगला है ये वाला, हाँ सुनना यहाँ पे, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। जब वो पानी के नीचे जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, तो वो लोग क्या, हाई प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो अंडर हाई प्रेशर दे ब्रीथ। स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ अंडर हाई प्रेशर इनसाइड वाटर, है ना। अब खुद बताओ तुम, अगर वो हाई प्रेशर के अंडर क्या बोलते हैं, जब पानी के अंदर गए तो अंडर हाई प्रेशर वो ब्रीथ कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? जब प्रेशर हाई है तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ अंडर हाई प्रेशर इनसाइड वाटर, देयरफॉर
therefore solubility of gases in blood increases। पहली बात तो ये समझो, ठीक है। ठीक, तो स्कूबा डाइवर जब अंदर गए हाई प्रेशर के अंदर, वो क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो वहाँ पे पहली चीज़ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ब्लड में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब वो वापस आएंगे, जब वो वापस आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, जब ऊपर वापस सरफेस पाएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो जो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी वो कम होगी, मतलब गैस ब्लड से वापस क्या करेगी, बाहर आने लगेगी। क्लियर है। तो when they come on surface pressure decreases, है ना, and hence gases क्या कर लिखेंगे, when they come on surface pressure decreases and hence solubility decreases, and hence solubility decreases। ठीक है। सबसे पहले कौन निकलती है, नाइट्रोजन, एंड N2 released forms bubbles in capillaries। ठीक है। this medical condition is known as बैंड्स। आई बात समझ में। इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड, जिसके कारण काफी पेन होता है। दोबारा बोलता हूँ, स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ अंडर हाई प्रेशर इनसाइड वाटर। जब पानी में जाते हैं तो हाई प्रेशर में वो ब्रीथ करते हैं, देयरफॉर ब्लड के अंदर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो वापस आएंगे, व्हेन दे कम ऑन द सरफेस प्रेशर डिक्रीजेज एंड हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जब वापस आएंगे ऊपर सतह पर तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड N2 रिलीज्ड फॉर्म्स बबल। N2 जो रिलीज होगी वो क्या करेगी, बबल फॉर्म करेगी। कहाँ पे, कैपिलरीज में। दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बैंड। अच्छा जी, इसके लिए जो वहाँ पे जो कंपोजिशन होता है चेक करना किताब में, वहाँ पे N2 दो, अगर मैं देखूँ पूरे एटमॉस्फेयर में तो 78% है, इसलिए वहाँ पे जो N2 है ना वो कम करके डाला जाता है। आई थिंक हीलियम होता है, N2 होता है और O2, इन तीन गैसेस का मिक्सचर को मैं किताब में देखता हूँ, तो मैं रुकना, किताब में होगा कहीं। 11.7% हीलियम, ये याद करने की जरूरत नहीं कितना परसेंट है, 11.7% हीलियम है, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन डाला जाता है। जो उनके जो टैंक्स होते हैं दे आर फिल्ड विद 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। आई बात समझ में। ये दो काफ़ी बड़े एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला एप्लीकेशन सुनना है आप सब लोग। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अबाउट, सुनना है थर्ड एप्लीकेशन नहीं है, बेसिकली दीज वर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि आप उसको कहीं लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ है यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको, बट होता है ऐसा, जस्ट एक मतलब फिनोमेना है नेचर का। क्या कि जो उधर जाते हैं, क्या बोलते हैं, जो क्लाइंबर्स हैं या जो ऑलरेडी माउंटेन में लोग रहते हैं, मतलब हाई लेवल पे रहते हैं एज कम्पेयर टू सी लेवल। थर्ड पॉइंट, तो एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, मतलब हाइट पे जब जैसे जैसे बढ़ेंगे, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो एट हाई एल्टीट्यूड होता क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर डिक्रीजेस। ठीक है, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर डिक्रीजेस, देयरफॉर solubility of oxygen in air, therefore
solubility of oxygen in air decreases, ठीक है, and hence जब इसलिए there and hence mountain climbers carry oxygen with them, in the cylinders, ठीक है। आई बात समझ में कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर कम हो जाता है। जब पूरी देखो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर अलग अलग गैसेस है, ऐसा मान लो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। इसके अंदर सारी गैसेस होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, CO2, सारी गैसेस होंगी। लेकिन ऊपर जब जाते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा मतलब गैस एक्सपेंड करेगी, मतलब गैस दूर दूर भागेगी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मोल फ्रैक्शन है वो कम होंगे, ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कम होंगे मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, हेंस उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कम। देयरफॉर वहाँ पे हमको ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ में, ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो आगे की बात करता हूँ, सुनना यहाँ पे। ये तो हो गए हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। बात करते हैं एक और चीज की, दैट इज जो हम लोगों ने पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ड्यू टू टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ड्यू टू टेम्परेचर क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने, कि गैसेस टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था गैस इन लिक्विड में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, पढ़ी थी ये चीज, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसके लिए? जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो एग्जांपल दिया था मैंने चाशनी बनाने का, कि भाई पानी है, पानी के अंदर बहुत सारी चीनी डालो और हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बट गैस के केस में ऐसा होता है जितना ज़्यादा तुम टेम्परेचर हीट करोगे गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि गैस लाइट बनती है और वो ऊपर उठने लग जाती है। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इसके लिए पढ़ा। इसका क्या चीज़ है सुनना है। aquatic animals uses the oxygen dissolved in water for their survival। ठीक है। अब एक चीज समझो, एक्वाटिक एनिमल्स क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन, जो कि कहाँ पे, पानी के अंदर घुली हुई है। ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, हाँ है ना। तो विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस। ठीक है। आई रिपीट, विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर aquatic animals are more comfortable are more comfortable in cold water than warm, hot मत लिखो, than warm water। आई बात समझ में? ये लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। एक बार जल्दी से देखते हैं जो भी तुम लोगों ने लिखा है, कॉपी में देखो अपने, लिख लो पहले इस वाले पॉइंट को। ठीक है। चलो अब एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी हेनरीज लॉ से। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक था, 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा चैप्टर अभी, मेनली गैस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। रख दो गैस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में सबसे पहला पॉइंट है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का मेन मुद्दा ये है, वो ये बोल रहा है कि अगर एक बीकर है, बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है
और ऊपर 2-3 गैसेज कितनी भी हो, जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स इस लिक्विड के अंदर, मीन्स अगर एक बीकर है, बीकर में नीचे लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर गैसेज है, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे वो गैस सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होगी जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? मीन्स बोल ये सकते हो कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा उसी गैस का होगा जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। एंड इस चीज़ को हम लोगों ने बोल दिया P = KH × X। ठीक है, अब P = एक्चुअली हेनरीज होता है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को खोल दिया तो P = KH × X आ गया। फिर तुम लोगों ने ग्राफ बनाया वहाँ पे, तो P = P और X का ग्राफ बना, तो हम लोगों ने देखा y = mx + c को फॉलो कर रहा है, तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी = KH, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा = KH। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर दो लाइनें, एक A है और एक B है, जो लाइन ज़्यादा ऊपर उठी हुई होगी उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा एंड हेंस उसकी KH की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। फिर हमने आगे जाके देखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ में क्या, हेनरीज कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका हेनरीज कांस्टेंट कम, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा। आया ना? तो सिंपल सी बात अब ये आ गई कि ग्राफ था, दो ग्राफ थे ऐसे, जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखे हेनरीज लॉ के। सबसे पहला एप्लीकेशन देखा हम लोगों ने कि जो CO2 है वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, मतलब बोटल्स को सील किया जाता है, तब हाई प्रेशर में सील किया जाता है। क्यों? सो दैट टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। क्लियर है? सेकंड, स्कूबा डाइवर जो होते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो हाई प्रेशर के अंडर ब्रीथ करते हैं, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी ब्लड में गैसेस की बढ़ जाती है। जब वो वापस आते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो गैसेस वापस बाहर आती है एंड नाइट्रोजन गैस बबल्स बनाने लग जाती है, किसमें, कैपिलरी में। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली टैंक को भरते हैं जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहती है, उनके परसेंटेज कंपोजिशन लिखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद की बात करता हूँ। तीसरा जो था वो ये था कि जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पे एयर के अंदर जो गैस है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी आपकी, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो जो ब्लड है उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए जितने माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो ऊपर जाते टाइम क्या लेके जाते हैं अपने साथ में, ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, लास्ट जो था हमारे पास दैट इज एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए क्या, वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, प्रेशर डिपेंडेंसी नहीं है, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहली बात तो ये समझो। अब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कौन से ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जो कि पानी में घुली हुई है। मीन्स जैसे ही तुम बढ़ाओगे किसको, टेम्परेचर को, तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, गैस तो सारी बाहर निकलेगी ना, सॉल्युबिलिटी क्या होगी वहाँ पे, कम होगी। अगर अब सॉल्युबिलिटी कम होगी वहाँ पे तो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, इसलिए दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। आगे बात समझ में? ये था तुम्हारा टॉपिक, कौन सा, गैस एंड लिक्विड। ठीक है, इतना करो। आगे के लिए हम लोग करेंगे लिक्विड एंड लिक्विड, अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना करो। चलो फिर, थैंक यू।